So I welcome you all to this beautiful and very tough journey of UPSC. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ है कि why this examination, ये हमें पढ़ना ही क्यों है, किसके लिए, UPSC के लिए, IAS वाईएएस है ही क्यों। सबसे पहली बुनियादी चीज़, the world is divided into nations, ठीक है, we have different nations, America, रशिया, इंडिया, बांग्लादेश, नेशंस। ओके, तो नेशंस को रन कौन करता है, गवर्नमेंट। नेशंस इज रन बाय गवर्नमेंट्स, एंड गवर्नमेंट्स का एक उसूल है, चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट्स के पहले डिफरेंट फॉर्म्स हैं, मोनार्क हो, बादशाह, ठीक है, डेमोक्रेटिक हो, इंडिया की तरह वोटिंग वगैरह हो, उसके बेसिस पे इलेक्शंस हो, हम अपनी गवर्नमेंट चूज करेंगे, डिक्टेटरशिप हो, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, ठीक है। एवरी नेशन इज रन बाय अ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बट व्हाट इज कॉमन, इधर हर एक गवर्नमेंट में कॉमन क्या है, व्हाट्स कॉमन, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज द फैक्टर दैट इज कॉमन इन एवरी गवर्नमेंट, चाहे किम जोंग यूंग हो, कहाँ का, नॉर्थ कोरिया का, ही ऑल्सो नीड्स एडमिनिस्ट्रेशन, नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन ऑफ यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी आपको चाहिए, इस्लामिक खिलाफा एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग नीड्स व्हाट, एडमिनिस्ट्रेशन, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉमन। एंड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज एंट्रस्टेड टू एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो इसको करेंगे, ठीक है। एंड ये एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे कहां से, मेन मकसद अब ये है, we have to look for these administrators, and government of India has entrusted this responsibility to Union Public Service Commission, UPSC. Government of India has given this responsibility to Union Public Service Commission, UPSC. Please conduct the examination and give us the necessary administrators which are useful for our administration. इससे एक बात हमें पता चलती है, यू नीड टू बी प्रो गवर्नमेंट। याद रखना मेरी बात, इस बात को, आप हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना चाहते हो, ठीक है, गवर्नमेंट का एक फंक्शन बनना चाहते हो, पार्ट बनना चाहते हो, एंड यू विल हैव एंटी गवर्नमेंट थॉट्स इन योर माइंड, तो आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी क्या है, अगर आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, देन डोंट ऑप्ट फॉर दिस थिंग। बहुत सारी और भी चीजें, बिजनेस कर लो, फिर अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी जो है वो उस पे रहो। वंस यू हैव डिसाइडेड यू आर गोइंग फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और फॉर दैट मैटर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कश्मीर की एग्जांपल अगर लेंगे JKPSC, ठीक है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, if you have in your mind that you are opting for these examinations, then definitely you have to be pro government. जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो आपका स्टैंड होना चाहिए, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ वे में नहीं चल सकती, एंड दे डोंट नीड एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनके ऑपोजिट क्या हो, स्टैंड गवर्नमेंट का, ठीक है। फर्स्ट थिंग यू शुड हैव दिस थिंग इन माइंड। दूसरा, यूपीएससी। नाउ यूपीएससी का हमें पता चला, यूपीएससी इज अ बॉडी, सेंट्रल बॉडी दैट इज देयर फॉर रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट टू व्हाट, किस चीज के लिए, दो टाइप्स ऑफ सर्विसेज के लिए। याद रखना, यूपीएससी रिक्रूट करता है दो टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए, वन इज ऑल इंडिया सर्विसेज, सेकंड इज सेंट्रल सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज, व्हाट इज द डिफरेंस, ये हमारी गवर्नेंस का एक चैप्टर है। When we will study governance, उसमें एक चैप्टर है ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, यूपीएससी का, वहां पे हमें बहुत ज्यादा डिटेल में ये पढ़ना है। ये है क्या, यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बोलूंगा, ठीक है। पहले सेंट्रल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर होली एंड सोली एंड टोटली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी से इधर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ठीक है, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज, ये IAS UPSC करके ही मिलता है, यही एग्जाम, अगर आपकी रैंक कम हो तो आपको ये सर्विसेज मिलेंगी,
समझा रही है बात? सब गेजेटेड है। IRS, IAS, इनमें क्या है? यू आर एन IRS ऑफिसर, यू आर एन असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, बट यू आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, आप जिस किसी स्टेट में भी काम करोगे, कश्मीर में यूटी है, यहाँ पे काम करो, या राजस्थान में काम करो, महाराष्ट्र में काम करो, वहां का चीफ मिनिस्टर, वहां का चीफ सेक्रेटरी, वहां का कोई भी आप पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं रखेगा। यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट होगा, दैट इज सेंट्रल सर्विस। स्टेट सर्विस क्या है? जो JKPSC करता है, इन सर्विस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ये सर्विसेज होती है किसके अंडर? अपनी स्टेट या यूटी गवर्नमेंट के अंडर। समझ आ रही है बात? जैसे आपका KS हो गया, KPS हो गया। नाउ व्हाट इज ऑल इंडिया सर्विसेज? ऑल इंडिया सर्विसेज इन इंडिया आर 3। कितनी है? 3 ही सर्विसेज है जो ऑल इंडिया है। कौन कौन सी है पता है आपको? IAS, IPS, फॉरेन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेन सर्विस सेंट्रल सर्विस। We have only 3 types of services in India which are at all India level. Indian administrative services, Indian police services and Indian forest services, जंगलात। ठीक है? यमन तो यमन कश्मीर डिफरेंस, ये आते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट। देयर इमीडिएट कंट्रोल लाइज विद स्टेट गवर्नमेंट, जहां पे ये काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल DC श्रीनगर यहाँ पे काम कर रहा है, या DC राजस्थान, किसी के डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में कोई डिस्ट्रिक्ट, वहां का डिप्टी कमिश्नर, महाराष्ट्र में कोई डिस्ट्रिक्ट, वहां का डिप्टी कमिश्नर, ही इज एन IAS ऑफिसर, ही कम्स अंडर द इमीडिएट कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक डिपार्टमेंटल एक्शन और कैन ट्रांसफर दैट पर्सन, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट कंट्रोल। बट टू सस्पेंड हिम एंटायरली फ्रॉम द सर्विस या कुछ और चीज करना, स्टेट गवर्नमेंट के पास की बात नहीं है। दैट विल बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द पेरेंट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। उसी के अंडर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये होता है कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट IAS का। IAS के रिलेटेड कुछ भी करना होगा ये डिपार्टमेंट करेगा। कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट इसका है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, IPS। इमीडिएटली आप SP बनोगे, IPS करने के बाद आपकी ट्रांसफर स्टेट गवर्नमेंट करेगा, लेकिन आपके खिलाफ कोई सा भी बड़ा एक्शन लेना होगा तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। दिस हैज टू बी डन बाय द योर पेरेंट मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन केस ऑफ IPS, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। ठीक है? मेन स्टेट गवर्नमेंट का ट्रांसफर, बाकी चीज, मगर मेन अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। वो ऑल इंडिया सर्विस जिसमें देयर इज ड्यूअल कंट्रोल, इमीडिएट कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट सर्विसेज दैट सर्विस जहां पे खाली स्टेट का कंट्रोल, सेंट्रल सर्विसेज दैट सर्विस जहां पे खाली सेंटर का कंट्रोल। एंड UPSC रिक्रूट्स फॉर दीज 2 सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। और सेंट्रल सर्विसेज का दूसरा भी एक पार्ट है, नॉन गेजेटेड। ये सारे क्या गेजेटेड। अगर मैं नॉन गेजेटेड सेंट्रल सर्विस है तक उसका सिलेक्शन SSC सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये करेगा क्या? सिलेक्शन सेंट्रल सर्विस के लिए। मगर अगर नॉन गेजेटेड, अगर सेंट्रल सर्विस गेजेटेड फिर कौन करेगा? UPSC का, UPSC। ठीक है? अगर स्टेट में गेजेटेड सर्विस है तो कौन करेगा? फॉर एग्जांपल कश्मीर में JKPSC। अगर स्टेट की सर्विस है लेकिन नॉन गेजेटेड है, कौन करेगा? JKSSB। नॉन गेजेटेड SSB ना पोस्ट नहीं रहा, पटवारी पोस्ट, बाकी पोस्ट नहीं, तहसीलदार, इन सारी नॉन गेजेटेड। अगर यह पोस्ट कशीर में कड़न मगर गेजेटेड, तेल गसन पोस्ट रेफर कत JKPSC। समझ स्कीम, बेसिक स्कीम है। अब हमारा मेन फोकस है UPSC। यहाँ पे हम JKPSC को ज्यादा टारगेट नहीं करते हैं। आपके ये 3 सर्विसेज आ गए, इसके लिए एग्जाम है, इसके लिए एग्जाम अब गवर्नमेंट ने कहा कि इसके लिए हमारे पास एग्जाम करो, और ईयरली एग्जाम होता है। ईयरली क्या होता है?
एग्जाम, और फिर उस एग्जाम के बेसिस पे आपकी रैंक आती है, आपका मेरिट आता है, देन यू गो टू द ट्रेनिंग पीरियड, आप ट्रेनिंग में चले जाते हो एंड देन यू बिकम द ऑफिसर। अब हम इस एग्जाम को समझेंगे, ये एग्जाम है क्या। अभी तक यहाँ तक समझ आया क्या प्रोसेस था, ठीक है। जो ये मैं थोड़ा सा ये एग्जाम समझाऊंगा, उसके बाद आप मुझे वहां से क्वेश्चन करो, व्हाट आर योर डाउट्स रिगार्डिंग दिस ऑप्शनल, टाइमिंग, टाइम मैनेजमेंट, फिर उसके बाद आप मुझे बोलो कि आपके क्या डाउट्स हैं। यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो करता है 2 स्टेज में। प्रिलिमिनरी और मेंस। मेंस के 2 है, रिटन एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको आप इंटरव्यू भी कहते हो। इंटरव्यू अलग नहीं है मेंस से, दिस इज द पार्ट ऑफ सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है जी सर। प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेंस। मेंस के हमारे 2 सबसेट्स हैं। जो ही आप इसको क्वालिफाई करोगे, यहाँ पहुंचोगे, पहले आप रिटन क्वालिफाई करोगे, देन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट आएगा, दोनों अंडर द एम्बिट ऑफ मेंस, ठीक है। और इसके बाद जो है आपने पर्सनैलिटी टेस्ट क्वालिफाई क्या किया, आप क्या बन गए, क्या बनोगे, कुछ नहीं बनोगे, यू विल बिकम प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। ये बात याद रखना, कभी भी आप आईएएस ऑफिसर नहीं बनने वाले इसको पास करने के बाद, यू विल बिकम प्रोबेशनर्स, IASP, IPSP, और आपको सर्विस से अब भी निकाल सकते हैं अगर आपका एग्जाम ठीक से नहीं हुआ आपके ट्रेनिंग सेंटर में। इस पे मैं आता हूँ आगे, ठीक है। ये 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, इसमें भी आपको बाकायदा एग्जाम से, बाकायदा क्लासेस है, बाकायदा करिकुलम है, उसमें अगर आप फेल हो गए यू आर डिस्क्वालिफाइड, यू वोंट बी एन ऑफिसर। ऑफिसर आप प्रोबेशन के बाद बनते हो। प्रोबेशन समझना क्या है, पर्सनल इंटरव्यू के बाद सर। इंटरव्यू आपने किया, आप मेरिट लिस्ट में आ गए, अब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 2 साल की, जिसको प्रोबेशन, हाँ लवासना में, हाँ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी सर। इंटरव्यू आपने क्वालिफाई किया, आईएएस में आपका रिजल्ट आया, आपकी अब 2 साल की प्रोबेशन है। वहां पे जो आप सीखोगे वो करिकुलम है, उसका भी एग्जाम है। अगर आपने वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, देन आपकी सर्विस को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। इट डजंट मीन आपने यहाँ पे इंटरव्यू क्वालिफाई किया यू आर एन ऑफिसर। 2 साल का प्रोबेशन है, उसमें आपकी रहनी चाहिए ड्यू, मतलब अटेंडेंस, आपका पूरा कोड ऑफ कंडक्ट होगा, उस मैनुअल्स के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से आपने वो फॉलो किया होना चाहिए, करिकुलम है वो करा होना चाहिए, एग्जाम्स है वो किए होने चाहिए, ठीक है। इफ यू समहाउ फेल इन द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोबेशनर्स लवासना में, यू विल बी गिवन ए चांस ऑफ स्पेशल एग्जामिनेशन, ठीक है। मगर अगर तो स्पेशल फेल, देन यू आर गॉन, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वहीं पे सर्विस से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, यू नो लॉन्गर विल बी एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस और जो भी है, ठीक है। ये है इधर भी जेकेपीएससी, केएसपी, आप इम्पा जाते हो, उसके बाद जम्मू में भी है, यहाँ पे भी है इम्पा, वहां पे भी प्रोबेशन पीरियड का एग्जाम होगा, उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तब जाकर आपकी फील्ड पोस्टिंग जब होगी, पहली पोस्टिंग, आप ऑफिसर जाओगे, तब आप पे आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा। ये है सेफ गार्ड टू पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट को आर्बिटरी हम निकालेंगे नहीं, ये गसा अप्लाई तेले तमिस पे इस प्रोबेशन पीरियड पास करे, ये इंटरव्यू पास कर इसने किया, समझ में आ रही है बात। ये मेन, ये पता ही नहीं है यहाँ, ये मेन स्कीम को हम दिमाग में, इसको बहुत सारे लोग लाइटली लेते हैं, इसको लाइटली नहीं लेना है। हाँ, the best part of your life will be your probation period. You will enjoy your life to the fullest. इस पे आएंगे अभी, इसमें क्या क्या होता है, लेकिन इसमें फिर एग्जाम भी होता है, ठीक है, वो इशू। हम पहले आते हैं यहाँ पे, तो यूपीएससी को हमने कहा हमें तो एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने एग्जाम लिया, और एग्जाम लिया उन्होंने 2 स्टेज में, एक तो प्रिलिमिनरी, दूसरा मेंस। मेंस के 2 अपने सब पार्ट्स, रिटन एंड इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी में उन्होंने कहा हम लेंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम इनका ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। 2 पेपर्स होंगे,
जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2, और ये होगा CSAT का सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। आपकी बेसिक एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग को चेक करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल, बेसिक इंग्लिश की पैसेज और उसकी आंसर्स नीचे, बेसिक समझ आ रहा है यहाँ पे। और ये इन्होंने कहा ये है क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग और क्या अच्छा आने मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स आना ये क्वालिफाई होगा। और इसके बेसिस पे आप इधर नहीं जाओगे, आप इसके बेसिस पे क्वालिफाई करके यहां जाओगे। जीएस पेपर 1 को आपने क्वालिफाई किया, आप कट ऑफ में आए। फॉर एग्जांपल जीएस पेपर 1 हैज 200 मार्क्स, यूजुअली सेफ स्कोर होता है 100। जिसने 100 लाए प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 में, तो यूजुअली वो क्या लिखेगा, वो रिटन लिखेगा, मेंस में जाएगा। लेकिन ये तब उसको फायदा पहुंचाएगा जब उसका जीएस पेपर 2 CSAT उसने पास करा होगा। अगर न तमी पेपर आसने पास करमुत कहें तेल गस ये इवेलुएट कहें, आपने 200 में 200 लाए हो, आपका चेक ही नहीं होगा। ठीक है, पहले आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड यहाँ पे पास करना है। यहाँ पे पास किया, आपके पासिंग मार्क्स आ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1 मार्क से पास हुए या 0.5 मार्क्स से, कोई इशू नहीं है। मकसद पास करो, ये किया मिनिमम थ्रेशोल्ड से पास, उसके बाद आपका ये पेपर साइड में रख दिया जाएगा, इसको इवैल्यूएट करेंगे। इसकी इवैल्यूएशन पे अगर आपको 100 मार्क्स आ गए मिनिमम, एज्यूम करते हैं, तो आप कट ऑफ में आए, देन यू विल बी क्वालिफाइड टू राइट व्हाट रिटन। एंड इन दिस यू हैव 9 पेपर्स। कितने हैं? 9 पेपर्स। पेपर्स 9 है, सब्जेक्ट्स 15-16 है, 15 से ज्यादा 16-17 सब्जेक्ट्स है इन 9 पेपर्स में। और इन पेपर्स में क्लब किया है इन सब्जेक्ट्स को। अख पेपर तथ 2-3 बरमित, बेकिस पेपर्स में 2-3 बरमित, सब्जेक्ट्स 15-16 है, लेकिन पेपर कितने हैं? 9। इन 9 पेपर्स में 2 पेपर जो है वो इसकी तरह क्वालिफाइंग है। आज हुए 7 पेपर, इवन पे तो सिलेक्शन गो डिफाइन। समझ आ रहा है यहाँ तक? जी सर। 2 पेपर इन 9 में क्या है? क्वालिफाइंग। और 7 पेपर्स है जो आपके मेरिट को डिसाइड करेंगे। तो क्वालिफाइंग पेपर आईएएस में कौन कौन सा है? एक होगा इंग्लिश, सिलेबस में आपके लिखा है 10th लेवल का, 10th लेवल का सिलेबस में जो लिखा है इंग्लिश ग्रामर, वो आएगा आपका प्रीसी राइटिंग, वो पैसेज थोड़ा सा 10th लेवल का। इसमें आपको लाने हैं 25% मार्क्स। 3 हतों मज 75 मार्क्स गस मिनिमम आसन, 3 हतों मज यह गस पास। समझ आता ना? जी सर। ना गस पास कहें। अगर तुम ये 7 पेपर मज 3 मरमित, ये चेक भी नहीं होंगे अगर आपका ये इंग्लिश पेपर क्या क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। उसके बाद दूसरा क्वालिफाइंग पेपर जो आईएएस में आएगा, यूपीएससी में। लेकिन अगर तुम केएस एग्जाम दियो ना, ये तो तथ में ये पेपर कहें। केएस एग्जाम में खाली 8 पेपर है, इधर कितने हैं? 9। फर्क है कि ये पेपर दयिम पेपर आईएएस में इंडियन लैंग्वेज, एनी इंडियन लैंग्वेज। कश्मीरी यूजुअली चूज करते हैं उर्दू। 10th लेवल उर्दू एग्जाम, 10th क्लास में उर्दू तथ एग्जाम 10th लेवल। और इसमें आपको लाने हैं 30% मार्क्स, हाथ लगभग हाथ वन तुम अत मज अति गन बाकी यम 7 पेपर चेक। इंग्लिश पेपर्स में 25% मार्क्स, यहाँ पे कितने लाने हैं? या 30% आने। लैंग्वेज पेपर्स जो ही आपके ये 2 पेपर आपने ये थ्रेशोल्ड पार कर लिया, 300 में मिनिमम एक को 75 लाए और दूसरे को मिनिमम 100 लाया, आपके ये पेपर चेक हो गए। और इस पेपर की बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा इन 7 पे। इन पे तो अभी तक ये क्वालिफाइंग ही है। यहां तक समझ आया? आप देखेंगे इन 7 में क्या है। इन 7 में पेपर 1 ये है ऐसे 250 मार्क्स। आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी ये इतना ज्यादा डिपेंड इस पेपर पे करता है, आपको अंदाजा नहीं है। आपको विद इन कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन पता चल जाएगा कि ये उतना इंपॉर्टेंट पेपर है। ऐसे पेपर 1 250 मार्क्स ये आपका पेपर 1 है।
दूसरा पेपर 59 में से, ठीक है, पेपर सेकंड, दिस इज जनरल स्टडीज 1 GS 1। इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्होंने फिट किए हैं? हिस्ट्री एंड आर्ट युत लेके, ठीक है जी सर। और हिस्ट्री में आप देखो कितना है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। आर्ट्स में इंडियन आर्ट, एंशिएंट का आर्ट, मिडिवल का आर्ट और मॉडर्न का आर्ट। उसके बाद आपकी जियोग्राफी है, वर्ल्ड, इंडिया, और दोनों में इकोनॉमिक जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है। इंडियन सोसाइटी, ये आपका जीएस पेपर 1 है। अच्छा डायट मार्क्स यह पेपर अत मे सब्जेक्ट ठीक है। यूता ये तुम पढ़ो तुम नो 250 मार्क्स मज पेपर खाली ऐसे 250 मार्क्स, ठीक है। जिसकी आंसर राइटिंग पे कमांड हुई, जिसके कंसेप्ट क्लियर हुए, सो हे पत्र तुलित मार्क्स। ये में यीज मेहनत कर इसीलिए ऐसे एक गेम चेंजर होता है। ऐसे को लिखेंगे कैसे, वो हम आगे जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे उसमें इसकी क्लास भी आएगी कि ऐसे को कैसे लिखेंगे, वो अलग है। यहाँ पे ये आपका पेपर सेकंड जीएस पेपर 1 बन गया और ये इसका सिलेबस है, इसमें ये आएगा 250 मार्क्स। ये भी समझ आ रहा है जी सर। पेपर 3 वो आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 है। क्या है? पेपर 2। और इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये है आपका पेपर सेकंड जीएस पेपर 2 250 मार्क्स का। इसमें ये सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में क्या डिफरेंस है ये हम सब्जेक्ट के टाइम ही देखेंगे क्या है। गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये आपका 250 मार्क्स का पेपर 3 बन गया, जनरल स्टडीज पेपर 2 और वैसे पेपर 3, ठीक है जी सर। ये हो गए दो। पेपर 4 मगर ये को जीएस 3, ठीक है। इसमें है टेक्नोलॉजी, साइंस वाइंस में लिखिए सिलेबस में लिखिए टेक्नोलॉजी। एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, साइंस नहीं लिखे है, टेक्नोलॉजी लिखे है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गो इकोनॉमिक सॉरी A to Z, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट रिलेटेड, इकोलॉजी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपका जीएस पेपर 3 है, ठीक है। 250 मार्क्स इसके भी है। जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें से जैसे मैं पढ़ रहा हूं अभी, हमने जीएस पेपर 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, ये सिलेबस जो हमें इसके लिए पढ़ने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड के लिए, लेकिन 50% खाली मेंस में है। अब आएगा पेपर 5, वो है आपका जीएस पेपर 4। पेपर 5 क्रोनोलॉजी में और जनरल स्टडीज वाइज जीएस पेपर 4। ये है आपका इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। आखिरी पेपर इथिक्स 2.5 बेकुस पेपर ऐसे 250 मार्क्स। और आपका ऑप्शनल पेपर, अगर आपको इन 3 पे होल्ड है आपको कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्ट होने से, मेरी गारंटी है। 3 पेपर मगर यमन कित पट ये होल्ड, ऐसे इस पट कपरी होल्ड, या इस पे कहां से होल्ड आएगा जब आपके वो जीएस पेपर भी स्ट्रांग हो। लेकिन इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के दिन आपके अगर ये 3 पेपर अच्छे गए, ऐसे पेपर, एथिक्स का पेपर और आपके ऑप्शनल पेपर, सिलेक्शन हो गया, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं रोकने वाला।
गारंटीड। आपकी सिलेक्शन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ऐसे पेपर, एथिक्स पेपर एज वेल एज ऑप्शनल। ये जो पेपर 5 जीएस पेपर 4 एथिक्स, ठीक है। जी सर। पेपर 6 पेपर 7 दोनों ऑप्शनल है। ऑप्शनल अकोई आसान चूज कर, अच्छा आसान 2 पेपर, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। फॉर एग्जांपल किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो पहला पेपर उसका होगा रिगार्डिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एवोल्यूशन, वर्ल्ड में कैसे बना, थ्योरीज, थॉट्स, एवरीथिंग। और दूसरा होगा इंडिया के रिलेटेड सब्जेक्ट ऑप्शनल अकोई, मगर अच्छे 2 पेपर, ये 250 मार्क्स, ये 250 मार्क्स। तो ऑप्शनल के हमारे पास टोटल कितने मार्क्स हैं? 500। जनरल स्टडीज के हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हैं? जनरल स्टडीज 4 पेपर, 1 2 3 4, 250 हर कुछ ये गो 100, ठीक है। 100 तो 500 को तक तो ये ऐसे ही 250 कितने गए? 60 67 750। इतने में से आपको मार्क्स है मेंस में, ठीक है। अगर आपने 50% पार कर लिया ना इसका, ये 50%, आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी 5%, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है इसमें मार्क्स लाना। ऐसा नहीं है कि 700 ऐसा नहीं होता। आपके 800 आ गए, 850 आ गए, 900 आ गए, 950 आ गए, आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज उस साल कितनी है उस पर भी डिपेंड होगा। तम तक कितने पोस्ट द्राम 10th वरियस में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा? पर्सनैलिटी टेस्ट। ये नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, क्योंकि नॉलेज टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। आप सिलेक्ट हुए, नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी डन। आप हमारे सामने बैठे हो इंटरव्यू बोर्ड में, इसका मतलब है कि आप में कुछ है तभी तो बैठे हो, हर कोई नहीं बैठ सकता। आपने अपनी नॉलेज का इम्तिहान दे दिया। अब आपकी पर्सनैलिटी को हम देखेंगे, आपकी अलर्टनेस को देखेंगे, आपकी कैलकुलेशंस को देखेंगे, आपके साउंड डिसीजन को देखेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हम आपकी इंटीग्रिटी, इथिक्स, वैल्यूज आपके देखेंगे। आप करप्ट तो नहीं हो। आपको ऐसी सिचुएशन में डालेगा इंटरव्यू बोर्ड जहां पे आप एक एक्सट्रीम डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाओगे। अगर उसमें कहीं पे करप्शन दिखी या उसमें कहीं पे बैक ट्रैक आपने किया जो आपकी मॉरल ड्यूटी है, तो आपको उनको ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो इस चीज की हमें जरूरत क्यों पड़ी? इथिक्स विथिक्स सब कुछ देखने की। और इथिक्स का पेपर 2013 से पहले आईएएस में नहीं था। 2013 में जीएस पेपर 4 इथिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। एम्ब्रहोसनी एग्जाम्स में वजह क्या है? वजह क्या ये इंट्रोड्यूस करना 2013 में? Because the public administrators, once they have qualified and they have become officers, उनका एक अलग ही नेचर बन गया। They are considering themselves as elites, ठीक है। एक पावर गैप बन गई सिटीजन्स और उनके बीच, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्लस विद एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पावर, करप्शन, स्कोप ऑफ करप्शन वाज देयर, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए रिक्रूटमेंट बेसिस पे ही 2013 में इथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस किया यूपीएससी ने। व्हाई? बिकॉज इनको क्या चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटर्स। फाइनली तो एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए इनको। एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्क फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, इशू ना पर्सनल इंटरेस्ट ना सेल्फ इंटरेस्ट। एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्क फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। एंड पब्लिक इंटरेस्ट इज ए फिनोमेना जो बहुत सब्जेक्टिव है, जो चेंज होता है। बेंगलोर में, बेंगलोर के लोगों का जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो यहाँ नहीं है, यहाँ के लोगों का कुछ और है। राजस्थान के लोगों का जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो मणिपुर में नहीं है। केरला में जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो अंडमान और निकोबार में नहीं है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक इंटरेस्ट्स है और इनको फुलफिल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स आ रहे हैं। एंड इट मींस अगर पब्लिक इंटरेस्ट की एक डेफिनेशन नहीं है, मल्टीपल डेफिनेशंस है, इट मींस यू हैव टू गिव देम पावर कि वो खुद से डिसाइड करें कि तब उस सिचुएशन में क्या ठीक होगा। आपको समझ आ रही है बात? अगर का चीज डिफाइंड है ना, तेल दिमो अख डिफाइंड पावर इमन
कि ये करना है, इसके लिए ये आपके पास ताकत है, और उस पर हम नजर रखेंगे तो करप्शन का स्कोप बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन जब आपका पब्लिक इंटरेस्ट ही डिफाइन नहीं है तो आपको इनको वाइड पैरामीटर्स पे पावर्स देने हैं और इनके गुड फेथ पे आपको रिलाई करना है कि यम तुलन साउंड डिसीजन इमनी पर था वो भरोसा। समझ आ रही है बस? जब आपने इनको पब्लिक इंटरेस्ट डिफाइंड नहीं है, इनको वाइड पावर्स दिए, देयर इज अ स्कोप ऑफ मिसयूज, है कि नहीं है? एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज, इंट्रोडक्शन ऑफ एथिक्स वाज इम्पोर्टेंट। आपको रिक्रूटमेंट लेवल पे ही ऐसा हम ट्रेन करेंगे कि आप में वैल्यूज, एम्पैथी, कंपैशन, प्रोबिटी, वो सब कुछ आप में आ जाए। वो क्या है? वो सब कुछ जो मैंने अभी कहा वो एथिक्स पेपर पढ़ने के टाइम आपको पता चलेगा। समझ आ रही है बात? जी सर। ये हुआ मोटा मोटा अबाउट दिस एग्जामिनेशन। नाउ यू टेल मी योर क्वेश्चंस। ऑप्शनल के बारे में सर। ऑप्शनल, हाउ टू चूज। हाँ, इसमें सारा डोमेन आएगा। एक हो गया क्वेश्चन ऑप्शनल का, और कोई क्वेश्चन कुछ है और क्वेरी ऑप्शनल के बगैर? देखो ये देखो ऑप्शनल क्या है। ऑप्शनल में 3 things are important. Whenever you choose an optional, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका मतलब सब्जेक्ट जो आपकी ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में रहा है जिसमें आप ऑप्शनल चूज कर सकते हो, ठीक है, पहले यू डोंट गो विद दैट थिंग, पहले रुको, पहले जीएस को अच्छे से पढ़ लो, इस एग्जाम की डिमांड समझ लो, उसके बाद अपना ऑप्शनल चूज करो। अगर आपके लिए सारे ऑप्शनल एक जैसे हैं, कोई स्पेशल आपके लिए कोई ऑप्शनल नहीं है, किसी में आप कोई महारत नहीं है, किसी को केमिस्ट्री में महारत होती है, वो ऑप्शनल भी केमिस्ट्री ले लेता है, किसी को हिस्ट्री में है वो हिस्ट्री लेता है। अगर ऐसा सीन आपके साथ नहीं है, आपको किसी में महारत नहीं है, देन गो फॉर दीज 3 थिंग्स। नंबर 1 इज सिक्योरेबिलिटी। ये देखो कि जो आप ऑप्शनल देख रहे हो, इसको चूज करने के लिए पिछले कुछ एग्जाम्स में इस ऑप्शनल से सिलेक्शंस हुई है कि नहीं हुई है? सिक्योरेबल छा, आप कितना भी अच्छा पेपर लिखो, इसको मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? फिर समझ में आ रही है बात? ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है, स्कोरेबिलिटी। सेकंड, ओवरलैप विद जनरल स्टडीज। ऐसा ऑप्शनल चुनो जिसमें जनरल स्टडीज की आपको नॉलेज काम में आए ऑप्शनल में, और ऑप्शनल की नॉलेज काम में आए जनरल स्टडीज में। फॉर एग्जाम्पल, आप यू आर चूजिंग फिजिक्स, ना आपको फिजिक्स काम आएगा जनरल स्टडीज में, ना जनरल स्टडीज काम आएगी फिजिक्स। समझ आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल, यू आर चूजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सोशियोलॉजी या फॉर दैट मैटर PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें ओवरलैपिंग है, बहुत कुछ बच जाएगा आपका। जो इधर पढ़ना है वो उधर भी पढ़ना है, जो उधर पढ़ना है वो इधर भी पढ़ना है, आपका टाइम सेव होगा। ये वाला अप्रोच, जिसके लिए सारे ऑप्शनल सेम हो, उसके लिए ये वाला अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओवरलैपिंग। तीसरा, इंटरेस्ट, योर पर्सनल इंटरेस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना इज नॉट गारंटीड, दूसरे में भी नहीं है, 6th अटेम्प्ट में भी नहीं है, और पहले अटेम्प्ट में भी हो सकता है, ये भी गारंटी नहीं है कि नहीं होगा, बिकॉज दिस एग्जाम इज वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल। इसका मतलब अगर आपको 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट देने पड़े, आपको 3-4 साल एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्या पढ़ पाओगे उस सब्जेक्ट को? वो इंटरेस्ट लेवल रहेगा आपका 3 साल तक? ये एक इशू है। आपने अभी बोला हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट बोलेगा हिस्ट्री इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, पिछले सारे सिलेक्शंस मैक्सिमम हिस्ट्री में हुए हैं, तो आई विल ऑप्ट फॉर इट। मेरे इंटरेस्ट में नहीं है लेकिन मैं मेहनत करूंगा। अगर उसकी सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई, वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो उसके लिए प्रॉब्लम है। 2-3 साल उस सब्जेक्ट को कैसे वो लेके जाएगा आगे जिसमें उसका बेसिक इंटरेस्ट ही नहीं था।
समझ आ रही है बात? बेसिक इंटरेस्ट इज वन ऑफ द फाउंडेशनल थिंग्स व्हाइल चूजिंग एन ऑप्शनल। मगर सबसे इंपॉर्टेंट इन तीन में से है स्कोरेबिलिटी। आपका इंटरेस्ट भी है, ओवरलैप भी हुआ, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अल्टीमेटली हम पढ़ क्यों रहे हैं ये सब? फॉर मार्क्स। यहाँ पे कोई पीएचडी नहीं हो रहा है, कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं बनी जा रही है, यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं बनना है हमें, ठीक है? जी सर। काबिल होने के लिए पढ़ो, वो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेन चीज दिस इज ए कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एग्जाम, नौकरी एग्जाम। तो नौकरी एग्जाम खतर शान क्या? अगर स्कोरेबिलिटी ही नहीं है तो फिर क्या मसला है? इंटरेस्ट भी हो, ओवरलैप भी हो, लेकिन मार्क्स नहीं मिल रहे हैं तो इशू कोई वो वेग है। इट मीन्स यू हैव टू सी स्कोरेबिलिटी, ओवरलैप विद जीएस एज वेल एज इंटरेस्ट। ये तीन चीजें आपको समझ कब आएगी? जब आप थोड़ा सा 2-3 महीने जीएस पहले पढ़ोगे। पहले ही दिन आपको ये सब समझ नहीं आने वाला है। ये सब आप जीएस पहले पढ़ोगे, 1-2 कंपोनेंट्स कंप्लीट होंगे, आपको इंटरेस्ट पता चलेगा। नहीं यार, कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी लेता है और उसने कभी सोचा भी नहीं होता है ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में जब वो स्टार्ट करता है प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि जब वो जीएस की ज्योग्राफी पढ़ता है उसको लगता है यार दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग भी है, स्कोरेबल भी है ज्योग्राफी। ऐसा नहीं है ज्योग्राफी में स्कोर नहीं आता। ज्योग्राफी में तीनों चीजें हैं, ओवरलैप भी जीएस के साथ होता है टू सम एक्सटेंट, ज्योग्राफी इंटरेस्ट लेवल भी इंसान का बढ़ जाता है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, प्लस स्कोरेबल भी है। और किसी ने सोचा भी नहीं होता है कि मैं ज्योग्राफी रटूंगा, ये पढ़ के पता चलता है। कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेता है, क्यों? ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, करना तो यही है ना सिलेक्ट होने के बाद। आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, कुछ भी बन गए, व्हाट यू हैव टू डू? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत ज्यादा ओवरलैप करता है जीएस के साथ। ऐसे पेपर में भी हेल्प करता है, इथिक्स पेपर में भी हेल्प करता है, बाकी जीएस पेपर 2 में भी हेल्प करता है, और अपना तो है ही। यही तो करना है आपको सिलेक्शन के बाद। कोई इस पैटर्न से देखता है ऑप्शनल, लेकिन मेरी एडवाइस है अभी आप 2-3 महीने जीएस पढ़ो, उसके बाद यू विल सी फॉर व्हाट ऑप्शनल में क्या रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? इसमें ऑप्शनल में एक और चीज है, यू हैव द चॉइस ऑफ 25 ऑप्शनल्स। कितने हैं? 25 ऑप्शनल। ये सब्जेक्ट्स है, इसमें आप ऑप्शनल ले सकते हो। 25 ऑप्शनल है आपके पास, और एक ऑप्शनल है लिटरेचर। और ये लिटरेचर का ऑप्शनल लगभग 22-23 लैंग्वेज में आप ले सकते हो। मतलब संस्कृत लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, मतलब ये पुंस तो ये लगभग 24 पुंस, 50-60 ऑप्शनल्स की वैरायटी आपके पास है। आप इनमें से एक ले लो। 25, हाँ, Islamic studies as optional. 25 है, बेसिक सब्जेक्ट्स है, जैसे हिस्ट्री हो गया, फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जोलॉजी हो गया, बेसिक सब्जेक्ट। उसके बाद एक आएगा लिटरेचर में। लिटरेचर में फिर सब के लिटरेचर से, उसमें हिंदी लिटरेचर कोई लेगा, संस्कृत का लेगा, उर्दू लिटरेचर लेगा, कश्मीरी लिटरेचर भी है, आप ले सकते हो ऑप्शन, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, और इसमें लेवल क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की ऑप्शनल में? सिलेबस हैज मेंशन्ड दैट योर ऑप्शनल शुड बी ऑफ ऑनर्स लेवल, ऑनर्स डिग्री लेवल। इट मीन्स a level higher than bachelor's and lower than master's, बीच में कहीं पे। अगर आपने हिस्ट्री लिया तो एमए हिस्ट्री जो है उससे थोड़ी लेवल नीचे है, और जो बीए हिस्ट्री है उससे थोड़ी लेवल ऊपर, मिडल में कहीं। अल्टीमेटली जब क्वेश्चंस आते हैं वो फिर आते हैं मास्टर्स लेवल के, क्वेश्चंस फिर मास्टर्स लेवल के ही आते हैं, और बहुत ही डिफिकल्ट आते हैं बिकॉज एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है जी सर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की है, दैट इज योर आंसर राइटिंग। इतना सब कुछ करोगे, इतनी मेहनत करोगे, एंड यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट इट ऑन द पेपर, फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। यू हैव 3 आवर्स, जीएस के 4 पेपर हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4।
हर एक में आपको 20-20 सवाल करने हैं, 20 सवाल 3 घंटे में। It needs a lot of speed. I have some papers मेरे सामने। This is your essay paper, paper 1, ठीक है, of 250 marks. You have to write 2 essays. इसमें 2 sections आएंगे आपके, section A and section B. इसमें एक essay compulsory है, इसमें एक essay compulsory है। We are not above nature, we are a part of nature. इतनी ही लाइन है। Write an essay of 1200 words on this. ठीक है? जी सर। Write an essay of 1200 words on this. And second section में, for example, the greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. इस पे 1200 का एक और पाला लिखो। तो दिन में आपको जिस दिन ऐसे पेपर होगा उस दिन आपको लिखने हैं 2400 words प्लस इंग्लिश पेपर इसी दिन होगा क्वालिफाइंग वाला। समझ आ रही है बात? जी सर। पहले 3 घंटे ऐसे पेपर होगा, सेकंड 3 घंटे इंग्लिश होगा, या पहले इंग्लिश है उसके बाद ऐसे। उसके बाद आप वहां पे भी लिखोगे राउंड अबाउट 200,000 वर्ड्स, लगभग से टाइम लेकिन 5-7 वर्ड्स, और आपकी बाजू एग्जामिनेशन हॉल में ही गिर जाएगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। ये मुझसे गारंटीड लिख लो। उंगलियां सुन्न हो जाएगी, पेन भी नहीं पकड़ पाओगे और पेन गिर जाएगा हाथ से। समझा? ये दिन भर नहीं लिखने हैं 500 वर्ड, ये 6 घंटे में लिखने हैं। अच्छा फर्क 52 घंटा 54 घंटा में लिखो, इसमें 6 घंटे लिखो। और जीएस पेपर में हर एक पेपर में आपको 4000 वर्ड्स लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 4000 वर्ड्स। और दिन में 2 पेपर हैं, कितने लिखने हैं? पर डे। GS paper every day you have to do 2 papers, GS1 in the morning batch, GS2 in the evening batch। दे दिया 3 घंटे का, पहले में 4000 वर्ड, दूसरे में 4000 वर्ड, 8000 वर्ड you have to write। and आपको बचपन में बोलते थे ना वो नानी याद आ जाएगी, वो आ जाएगी। ठीक है, this is your GS paper 1, this is your GS paper 1। ये है आपके 20 क्वेश्चंस, ये आपको 3 घंटे में करने हैं। ये आपने जिंदगी में पहली बार देखे होंगे कोई क्वेश्चन, आपको वहीं पे 5 से 7 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन को सोचने में, लिखने में, करने में, क्योंकि आपका टाइम अटेंडेंस, वहां पे आते हैं अटेंडेंस वाले, इनविजिलेटर आएगा, वो सिग्नेचर करेगा आपके आंसर शीट पे, उसमें भी टाइम जाएगा। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 6-7 मिनट मिलते हैं हर एक क्वेश्चन को करने के लिए। एंड सी द लेंथ ऑफ क्वेश्चन। जब यहाँ तक पहुंच जाता है ना 5th क्वेश्चन तक, एग्जामिनर बोलता है हाफ टाइम ओवर, अब ये सारा पेंडिंग है। दिस इज द इशू। इतनी नॉलेज है, फिर वो इधर मैटर नहीं करती उन 3 घंटों में। इन 3 घंटों में मैटर करता है आपकी आंसर राइटिंग स्किल कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है। क्योंकि आप अगर मेंस में पहुंचे हो और आपने इतनी मेहनत की है तो रेलेवेंसी आपके कंटेंट में तो कुछ ना कुछ होगी। आप लिख पा रहे हो कि नहीं, वो इशू है। और ये 2 पेपर्स आपको देने हैं एक दिन में। You have to write 8000 words approximately in a day। और ये बैक टू बैक एग्जाम होता है, कोई भी इसमें ऑफ नहीं होता। आज आपका होगा इंग्लिश एंड ऐसे, कल होगा GS1 GS2, परसों होगा GS3 GS4, और एक दिन की मैक्सिमम ऑफ होने के बाद आपका ऑप्शनल पेपर 1 होगा, उसका एक दिन बाद ऑप्शनल पेपर 2 होगा। 5-6 डेज में ये मेंस वाइंड अप हो जाता है। समझ आ रही है बात? तो इसको प्रिपेयर करना, इट इज नॉट अ टास्क ऑफ 1 day 1 week 1 month। ये प्रिपरेशन के पहले दिन से ही स्टार्ट करना है। जैसे कोई बोलता है प्रिपरेशन के पहले दिन से मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, दैट इज एब्सर्ड, नहीं पढ़ सकता। बट प्रिपरेशन के पहले दिन से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो सकती है आराम से। यू विल गो टू योर होम, यू राइट एन ऐसे, किसी पे भी लिखो अपने आप पे, माई सेल्फ पे ऐसे लिखो 1200 वर्ड्स का, और इसको कंप्लीट करो 1.5 आवर में, क्योंकि 3 घंटे में 2 ऐसे लिखने हैं। डॉट गॉड शार्क्स ऐसे माई सेल्फ पे लिख लो। इसके लिए तो कोई जीएस की नॉलेज नहीं चाहिए, इससे आपको पता चलेगा आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। समझ आ रही है बात?
दिस इज द होल स्कीम ऑफ दिस एग्जाम। हैंड राइटिंग भी मैटर करती है। हैंड राइटिंग ऑब्वियसली, अब आपको लिख के नहीं है एग्जाम में हैंड राइटिंग मैटर करती है कि नहीं करती है, लेकिन इट इज सबकॉन्शियस माइंड में आप लेके चलो ये है। सब स्पीड में लिखते हैं तो वही तो, एक तो स्पीड, इसीलिए तो 1 साल 6 महीने प्रैक्टिस राइटिंग की करनी है, जिसमें आप स्पीड में भी लिख पाओ और आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल हो, पढ़ने लायक हो। आप स्पीड में लिखोगे, पता है डॉक्टर हैंड राइटिंग ठीक है, या आप आराम से लिख रहे हो, हैंड राइटिंग ब्यूटीफाई कर रहे हो, क्वेश्चन 10 ही अटेम्प्ट कर रहे हो, बैलेंस मेंटेन करना है। इसके लिए वो तूफान हैंड राइटिंग भी आपको नहीं चाहिए, बट इंसान को वक्त हो लिखित क्या है, ठीक है, इस टाइम खतरा एग्जाम। और इसके बाद यू विल गो इन योर प्रोबेशनरी फेज, दैट इज लवासना, द ड्रीम ऑफ एवरी IAS एस्पिरेंट, UPSC एस्पिरेंट, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी। ठीक है, इधर जो आपको सर्विसेज मिलेंगे वो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलने वाली, जो आपको यहाँ मिलेगी ड्यूरिंग योर प्रोबेशन पीरियड। बट यहाँ पे भी क्लासेस लगेंगी, यहाँ पे भी टूर्स होंगे, यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट टूर्स होंगे, यहाँ पे भारत दर्शन होगा, सब कुछ होगा, और उसके बेसिस पे फिर आपको एक एग्जाम देना है। And whosoever qualifies IAS will spend this probation time with respect to लवासना, इधर ही जाएगा। IPS करेगा कोई, IFS करेगा कोई, पहले इंट्रोडक्टरी मीटिंग में लवासना जाएगा, उसके बाद अपनी अपनी एकेडमी में चले जाते हैं। पुलिस वाले पुलिस वाली हैदराबाद में जाएंगे, IFS वाली किसी और में, टैक्स वाले किसी और में। समझ आ रही है बात? खाली IAS वाला 2 साल तक इधर रहेगा। और इसमें whosoever qualifies his probationary ऑलमोस्ट सब करते हैं, तो he is given a master's degree MA, आपको MA भी मिल जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। आपको जो क्लासेस मिलेंगी आप उसके बेसिस पे एग्जाम जो दोगे, आपको ऑटोमेटिक एक MA मिल जाएगा, MA in public management from JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, ऑटोमेटिक। ठीक है, यू विल बिकम एन MA होल्डर ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट डिग्री फ्रॉम JNU। लवासना में प्रोबेशन करते हैं, और ये पास कर दिया, उसके बाद आपको आपका स्टेट मिलेगा, कार्टर स्टेट जो भी होगा, फिर आपकी असली सर्विस 2 साल के बाद स्टार्ट होगी, एंड देन यू विल बी एन IAS ऑफिसर। आपके नाम से P हट जाएगा, प्रोबेशनरी वाला। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सेफगार्ड्स आपके लिए हैं वो आप पे अप्लाई होंगे उसके बाद, उससे पहले नहीं। और कुछ पूछना है आपको इस एग्जाम के बारे में? एनी डाउट? सर जो ये ऑप्शनल फर्स्ट और सेकंड है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है? ये वही है, सेम। अगर फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री चूज किया, ठीक है, तो पेपर 1 माइट बी वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री। पेपर 2 में आपका होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। ये ऐसे डिवाइड करते हैं फ्रैगमेंट, एक ही होता है दोनों पेपर में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने ले लिया ऑप्शनल, उसके 2 पेपर यहाँ पे आएगा। पेपर 1 में वर्ल्ड फिलोसफीज, एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप, एवोल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, कितने कितने साइंटिस्ट स्कॉलर्स आए, उन्होंने क्या क्या कहा रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारा यहाँ पे। और यहाँ पे आएगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेसिफिक टू इंडिया। पेपर 2 है ये सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही, एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर्स। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड, ऐसे पेपर, एथिक्स पेपर, ऑप्शनल पेपर पे कमांड होनी चाहिए। अगर आपकी इन पेपर्स पे कमांड नहीं है और गलती से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो यू आर गॉन। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे विशियस साइकिल में फंस जाओगे जिससे निकलना नामुमकिन है। फिर आपकी सिलेक्शन कभी अगले अटेम्प्ट्स में भी नहीं हो पाएगी, मुश्किल है बहुत। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट वेल इन एसे, यू आर नॉट वेल इन GS पेपर 4, ठीक है, और आपका ऑप्शनल भी अच्छा, मतलब ओवरऑल आपकी तैयारी ठीक नहीं है। ये बहुत ही रेयर है UPSC में आपका प्रीलिम्स हो जाए, ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर हो गया, अगर आपकी किस्मत खराब है
ना चु प्रीलिम्स क्वालिफाई करना आसान अक्षान, ठीक है। लेकिन इस बंदे के लिए है एक इसकी किस्मत खराब, क्योंकि इसको 3 महीने बाद क्या लिखना है, और ये अपनी सारी तवज्जो इसी मेंस पे देगा और इसमें से कुछ कंप्लीट नहीं होने वाला। समझ आ रही बात। उसके बाद इस बंदे ने मेंस लिखा, मेंस के रिजल्ट तक इसकी एंटिसिपेशन हाई है, ये इंटरव्यू की तैयारी में है, समहाउ इसका इंटरव्यू कॉल नहीं आया फॉर एग्जांपल, तो ये बंदा क्या होगा, इसने अपने 6 to 7 महीने वेस्ट कर दिए, अब 2 से 3 महीने रह गए नए प्रीलिम्स के लिए, तो ये अब नया प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अब इसका अगला साल वेट करना है इसको, ये है इसकी प्रॉब्लम। अगर समहाउ इसने इंटरव्यू कॉल इसकी आ गई, बट ही विल बी गारंटीड अमंग द लास्ट वो मेरिट होल्डर्स जिनको इंटरव्यू की कॉल आई है, तो इसको कम से कम 210 प्लस स्कोर करना है इंटरव्यू में, बिकॉज इंटरव्यू हैज 275 मार्क्स। तो ये स्कोर करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। किसी किसी साल में किसी एक को होता है ऐसा स्कोर, एंड यूजुअली दैट इज टॉपर। तो ये इंटरव्यू के साथ भी इसके 2-3 महीने ज़ाया हो जाएंगे और ये फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा, और उसके 1 महीने बाद प्रीलिम्स होगा। तो ये ना उसके लिए प्रिपेयर कर सकता है, ना यहाँ से प्रिपेयर कर रहा है, और इसका 1-2 साल ऐसे ही ज़ाया हो जाएंगे इफ अनप्रिपेयर्ड ही समहाउ क्वालिफाइड प्रीलिम्स। ये इशू है, अनप्रिपेयर्ड प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, वो उसके लिए प्रॉब्लम है, because he will get stuck into the vicious cycle of this UPSC examinations, mains and all. Better is to be prepared. कोई इशू नहीं होगा फिर। एक तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी है कि आप सिलेक्ट इसी अटेम्प्ट में हो जाओ, दूसरा है इफ यू आर प्रिपेयर्ड दिस प्रिपरेशन विल हेल्प यू इन नेक्स्ट प्रीलिम्स अटेम्प्ट। समझ आ रही है बात। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं जो स्पेशली प्रीलिम्स के लिए हैं, आपके सिलेबस में, आप सबको ये सिलेबस पहले खरीदना चाहिए यूपीएससी का। इसमें देखो आप, यू हैव अराउंड अबाउट 24 सर्विसेज। ये देखो 24 सर्विसेज में आपकी सिलेक्शन हो सकती है अगर आपका यूपीएससी एग्जाम में ये क्वालिफाई हुआ 24। फिर इनमें से कौन सी सर्विस आपको मिलेगी वो आपकी रैंक डिसाइड करेगी, आपके मार्क्स कितने अच्छे हैं। लेकिन वंस यू आर इनटू द कट ऑफ, तो उसमें से गारंटीड इसमें से कोई ना कोई एक सर्विस आपको मिल जाएगी, और हर एक सर्विस बहुत ही बढ़िया सर्विस है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, गेजेटेड सर्विस, ठीक है। दिस इज द सिलेबस ऑफ योर प्रीलिम्स, इतना छोटा। Current events of national and international importance. It means your current affairs, your news and everything. इतनी ही लाइन है, इसमें सब कुछ आ जाता है। Current events of national and international importance. History of India and Indian national movement. History of India में ancient history, medieval history, modern history और national movement में हमें क्या हुआ, ठीक है, वहाँ पे। Indian and world geography. इंडिया भी और वर्ल्ड भी, लेकिन किस किस डायमेंशन से? फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। फिजिकल जियोग्राफी, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स इश्यूज। ये सब कुछ है प्रीलिम्स में। इस पे करंट भी आएगा, इस पे ट्रेडिशनल भी आएगा। इसके लिए, इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने क्या किया इनके लिए, युगो इकोनॉमिक्स लगभग छोड़े, ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स, प्लस इकोनॉमिक सर्वे, प्लस बजट ऑफ दैट ईयर। अब है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में सिलेबस ही वहीं से कहता है, ठीक है, सिलेबस वहीं से कहता है दिस डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इट मीन्स जब भी आप एनवायरनमेंट पढ़ोगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे
या खुद से आप पढ़ोगे, जब भी एनवायरनमेंट पढ़ोगे, एनवायरनमेंट को डीपली उतना नहीं पढ़ना जितना पॉलिटी को पढ़ना है, हिस्ट्री को पढ़ना है, ज्योग्राफी को पढ़ना है, बिकॉज सिलेबस इटसेल्फ इज सेइंग दैट यू शुड हैव ए जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल इश्यूज। समझा रही है बात? सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन वी डोंट नीड, एंड वी हैव जनरल साइंस। ये प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। मेंस में हमारा टेक्नोलॉजी है, समझ आ रही है बात? जीएस पेपर 3 में टेक्नोलॉजी, you have this, GS 1, GS 2, 3, जनरल स्टडीज पेपर 3 टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा एडवांस है उससे, ठीक है? तो दिस इज योर व्हाट प्रीलिम्स सिलेबस। ये आपका सीसैट का है, बेसिक न्यूमेरेसी, लॉजिक, रीजनिंग, और उसके बाद मेंस, वो हमने डिस्कस कर लिया। एंड बाय दिस यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन एंड देन यू विल बिकम प्रोबेशनरी, और 2 साल तक प्रोबेशन चलेगा, वहां पे क्वालिफाई किया देन यू विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ एन ऑफिसर, ठीक है? इसमें न्यूज़पेपर जो है दैट यू डोंट हैव टू स्टडी बिगिनिंग से, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। आरबीआई इंक्रीज रेपो रेट बाय 0.5 बेसिस पॉइंट्स, कथी होता है समझ अगर न तो पोर्मुत आइस गोड इकोनॉमी, ठीक है? Due to non-adherence to the whip of the political party, legislator was disqualified. ये कहते रहते हैं समझ क्या दलील है? अब जब तक आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी, समझ आ रही है बात? तो अभी जीएस में पहले उतरो, उसके बाद न्यूज़पेपर हम देखेंगे। और आजकल क्या इशू है न्यूज़पेपर के साथ, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। मैंने आपको शायद पहले ही कह दिया, यू हैव टू बी प्रो गवर्नमेंट अगर आपको सर्विस में आना है, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के साथ तालमेल मिला के। न्यूज़पेपर्स 2 है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, एक तो है द हिंदू और है इंडियन एक्सप्रेस, ये 2 पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले यू हैव टू नो अबाउट द आइडियोलॉजीज, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी एंड राइटिस्ट आइडियोलॉजी। व्हाट इज लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी? सुना है कभी नाम से? ये एक आइडियोलॉजी सेटअप है लेफ्टिस्ट, जो इस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। दे आर ऑफ द ओपिनियन कि पूरी गवर्नमेंट, इसकी मशीनरी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन शुड वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस, पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। समझ आ रही है बात? जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए सारा काम काज होना चाहिए। दिस इज द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। व्हाट इज द राइटिस्ट आइडियोलॉजी? Rightist ideology is based on ethnicity, culture, religion. मेरा कल्चर, मेरा मजहब, that should be dominated, ठीक है? Demand of खिलाफत, demand of हिंदू राष्ट्र, this is right wing extremism, right wing ideology. अपने कल्चर पे, अपने रिलीजन पे बूस्ट करना, फिर उसको फोकस करना, this is right wing. What is left wing? Left wing is focusing on the vulnerable sections of the society. समझ आ रही है बात? अब गवर्नमेंट जब पावर में आती है, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी एक होती है बेसिक, उस पॉलिटिकल पार्टी जब वो जीतती है, वहां के नुमाइंदे गवर्नमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी सेंटर में वी हैव व्हाट? बीजेपी। दिस पॉलिटिकल पार्टी हैज वन इलेक्शंस एंड दिस पॉलिटिकल पार्टी के इसके जो मेन लीडर्स हैं, उनको टिकट मिली, उनको पोस्ट मिले, अभी वो प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, जो भी है। बट व्हेन दे आर इन गवर्नमेंट, they should strike a balance between leftist ideology as well as rightist ideology. ये हर कोई गवर्नमेंट कर ही लेता है, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं पार्टी के, पार्टी जो बीजेपी है इट्स राइट विंग, ठीक है? द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बीजेपी इज राइट विंग एंड समहाउ इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द बिहेवियर ऑफ द जो इसके बंदे कहाँ है पावर में, गवर्नमेंट में, तो ये रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा, बिकॉज द बेसिक आइडियोलॉजी इज व्हाट? राइट विंग आइडियोलॉजी। Newspapers. If the newspaper is left and government is right, right wing ideology, मैं left right हाथ की बात नहीं कर रहा, ideology. If the newspaper is left, government is right, the newspaper will give an opinion which is against government, and you will learn that thing and you will inculcate those values in you while preparation. और जब आंसर लिखोगे तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखोगे। आपने कितना भी ब्यूटीफुल आंसर क्यों ना लिखा हो और सही भी बोला हो, लेकिन हमें एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे नहीं चाहिए जो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो। समझ में आ रही है?
तो यू हैव टू सी न्यूज़पेपर भी पहले कि ये मश कहाँ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी प्रमोट करा अगर ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी प्रमोट करा तो डिजास्टर्स नुन खतरा तो सुई माइंड सेटअप और उसी माइंड सेटअप के साथ देन यू विल राइट द आंसर और यू विल फेस द इंटरव्यू बोर्ड तो ये प्रॉब्लमेटिक है इसके लिए क्या है श्योर शॉर्ट इशू इसके लिए श्योर शॉर्ट इशू है मंथली मैगजीन्स रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट्स के मंथली मैगजीन्स आते हैं उन्होंने पूरा रिसर्च करके इस पे एक बैलेंस्ड व्यू बिठाया होता है एडवांटेज ऑफ आधार और डिसएडवांटेज ऑफ आधार का इंट्रोडक्शन आधार होना चाहिए नहीं नीचे सजेशन वे फॉरवर्ड क्योंकि अल्टीमेटली आप ये वाला न्यूज़पेपर पढ़ो या ये वाला आपको एक न्यूज़ चाहिए उसकी दोनों प्रोज एंड कॉन्स चाहिए और आपका वे फॉरवर्ड आपकी सजेशन क्या होनी चाहिए ये आपको बना बनाया मिल रहा है तो करना क्यों है न्यूज़पेपर एज सच आज के टेक्नोलॉजी के टाइम पे इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज नॉट द ओनली सोर्स यू हैव अदर सोर्सेज आल्सो जो बने बनाए हैं वो खाली उठा के आपको पढ़ना है फॉर एग्जांपल आई हैव these two this is from Rao's IAS Rao Institute and this is from Drishti बने बनाए हैं देख लो पढ़ लो हो गया मसला खत्म कोई इशू नहीं लेकिन इसको भी समझने के लिए फर्स्ट यू नीड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल स्टडीज पहले जनरल स्टडीज की समझ होनी चाहिए उसके बाद तो this is all about this examination do you have any other question ठीक है